वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 19 जुलाई 2021 और 19 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार मैजिट होती है। अगर आप घर बैठे बिहार मैजिट होने वाले इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर अब तक करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया। आप वहां पर जाकर बिहार करंट अफेयर्स 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसका लिंक आपको मंथली वाइज यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप वहां पर जाकर इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सवैया हवाई अड्डा को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अर्थात उड़े देश का आम नागरिक में शामिल किया है? किस जिले के सवैया हवाई अड्डे को? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर था ये था हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोपालगंज। तो इस प्रश्न के बारे में सभी लोगों ने डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। और वीडियो को रोजाना देखने का आदत बनाइए, ये रोजाना चैनल पे अपलोड होता है। इससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर होगी। आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो, चाहे वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल, कोई भी करंट अफेयर्स हो, यहाँ से आप उसकी तैयारी बेहतर तरीके से, सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको रोजाना वीडियो देखना, इससे तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जुलाई माह से जो संबंधित दिवस व तिथियां हैं उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और इसका जो थीम है यह है सेव द सेवियर्स। और 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस भी मनाया गया। भारतीय स्टेट बैंक का ये 66वां स्थापना दिवस था। 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस, 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस और इसके अतिरिक्त 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ था। 5 जुलाई को श्री गुरु हरगोविंद जयंती, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। इस दिवस को रोजाना रिपीट करने का एक ही मकसद है, जब आप चीजों को बार बार देखेंगे तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद होगा। आपको दोबारा अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं होगी इसे याद करने के लिए। आप यहाँ पे रोज देखेंगे, 1 महीने तक देखते रहेंगे तो ये आपको स्वाभाविक तौर पर आपको याद हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा है 9 जुलाई। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। इस वर्ष का थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और राष्ट्रीय सादगी दिवस और पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। 13 जुलाई को शहीद दिवस। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भारत में कई ऐसी तिथियां जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो 13 जुलाई को जो शहीद दिवस मनाया जाता है ये कश्मीर में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा है अगला 14 जुलाई। 14 जुलाई को वायु परीक्षा दिवस मनाया जाता है और 15 जुलाई को थेरापंथ स्थापना दिवस जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और इसके अलावा 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस भी मनाया जाता है। अब यहाँ पर आगे है हमारा 16 जुलाई। 16 जुलाई को साझा सेवा केंद्र सीएससी दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का थीम है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस और 18 जुलाई को इस वर्ष मतलब कि जुलाई का तीसरा रविवार पड़ा है, तो जुलाई का जो तीसरा रविवार होता है वो राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं अपडेट करता चलूंगा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रविंद्र नारायण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार के अस्थि सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आगे लिखा गया वे विष्णु सदाशिव की जगह लिए हैं और यहाँ पे आगे लिखा गया कि जो अप्रैल 2018 से संगठन के अध्यक्ष थे, यानी कि विष्णु सदाशिव 2018 से संगठन यानी कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे। अभी हाल ही में इन्हीं के स्थान पर ये रविंद्र नारायण सिंह को मतलब विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि इससे पहले रविंद्र नारायण सिंह इस संगठन के उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पे आगे लिखा गया कि रविंद्र नारायण सिंह को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये बात आपको यहाँ से याद रखना, ये अभी चर्चे में है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि रविंद्र नारायण सिंह को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? तो 2010 में भारत सरकार द्वारा इसे सम्मानित किया गया था।
तो यहाँ पर बात आई है पद्मश्री की। तो पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में राजधानी पटना में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष समेत कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है पटना में। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 154 मतलब लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि राजधानी पटना में बिना अनुमति के साइकिल रैली निकालकर कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष समेत 154 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पटना के गांधी मैदान थाना में केस दर्ज किया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आगे लिखा गया यह रैली पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत के विरोध में निकाली गई थी, यानी कि महंगाई के विरोध में ये रैली निकाली गई थी, जिसमें कि यहाँ पर कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए इस पर मुकदमा दर्ज किया गया कुल मिलाकर 154 लोगों पर, जिसमें कि बिहार मतलब कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष समेत कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं सहित 154 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है पटना की। तो पटना को हम यहाँ पर मैप में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पटना की 14 से वो प्रश्न एक्चुअली में पटना की जो सीमाएं हैं ये कितने राज्यों ने बल्कि कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। आप यहाँ पर बिहार वाले मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर पटना है हमारा, यहाँ पर इस जगह पर ये पटना है, ठीक है, इस जगह पर आप देख सकते हैं। और बड़े वाले मैप में यहाँ पर मैंने इसे ऐड किया है, इस जगह पे आप क्लियरली देख रहे होंगे कि ये इमेज में यहाँ पर ये पटना है। पटना के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे कि पटना की जो सीमा है कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो मैं आपको बता दूं कि पटना जिला की सीमा 9 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। यहाँ से प्रश्न आपसे बीपीएससी एग्जाम में कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि कौन कौन से जिले हैं जो कि पटना के मतलब की सीमा को टच करता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे नालंदा से। सबसे पहला जिला होगा हमारा नालंदा। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं लखीसराय। तीसरा हमारा होगा बेगूसराय। चौथा होगा समस्तीपुर। पांचवा होगा वैशाली। छठा होगा सारण या फिर छपरा। और इसका हमारा सातवां होगा भोजपुर। आठवां होगा अरवल और नौवां होगा जहानाबाद। ये 9 जिले हैं जो कि मतलब कि पटना के साथ अपने जिले की सीमा को साझा करते हैं। अब यहाँ से बीपीएससी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप यहीं पे यहाँ पर इस वाले प्रश्न में ले लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछे गए हैं। तो जब आपसे एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाएंगे तो आपसे चारों जिले का नाम दिया जाएगा या फिर 3 जिले का नाम दिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन ऐसा जिला कि मतलब कि पटना के साथ अपनी मतलब की सीमा साझा नहीं करता है। तो वहां पर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसीलिए सभी जिले का नाम आप यहाँ पे याद रखिए। हम एक बार पुनः आपको रिपीट कर दें कि नालंदा और उसके बाद लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल और जहानाबाद, ये 9 जिले हैं जो कि पटना के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यालय खोला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंगेर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही के घोषणा के अनुसार मुंगेर में भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यालय खोला जाएगा। और इस कार्यालय के खुल जाने से यहाँ फॉरेंसिक की पूरी टीमें होंगी, जिससे फॉरेंसिक जांच के लिए भागलपुर और पटना पर निर्भर नहीं रहना होगा। लेकिन जब यहाँ पर मुंगेर में ये केंद्र खुल जाएगा तो यहाँ पर मुंगेर वासी और फिर आसपास के जिलों के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए बात आई है मुंगेर की। तो मुंगेर एक प्रमंडल भी है बिहार के अंतर्गत। अब मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो 6 जिले वो है जमुई, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और शेखपुरा। ये 6 जिले मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इन 6 जिलों को इससे फायदा होगा, यानी कि इस केंद्र से विधि विज्ञान प्रयोगशाला से इन 6 जिलों को मतलब कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपराधिक मामलों को सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। मतलब कि पहले जो मतलब ये केंद्र स्थापित नहीं था तो उस समय मतलब कि फॉरेंसिक जांच के लिए पटना और भागलपुर जैसे संस्थान पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन जब ये केंद्र मतलब कि इसका उद्घाटन हो जाएगा तो आत्मनिर्भरता जो है ये पूरी तरह से मतलब कि मुंगेर पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए यहाँ पर बात है मुंगेर की। तो मुंगेर के बारे में कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पर मैप को देख के समझ सकते हैं। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो इस बिहार वाले मैप में जब आप यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में मुंगेर की स्थिति है। ये छोटा जिला है अपना मुंगेर जिला। और यहाँ पर जब बड़े वाले इमेज में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे पता चलेगा। मुंगेर जिला की जो सीमा है ये 6 जिलों के साथ अपनी मतलब कि सीमा को साझा करता है। ये 6 जिले कौन कौन से हैं उन्हें यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये 6 जिलों में अगर हम बात करें तो बांका से स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर में बांका, 2 भागलपुर, 3 खगड़िया, 4 बेगूसराय, 5 लखीसराय और 6ठे में जमुई। ये 6 जिले हैं जिसके साथ मुंगेर
मुंगेर अपने जिले की सीमा को साझा करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि मुंगेर एक प्रमंडल भी है जिसके तहत यहाँ पर 6 जिले हैं। तो आप ये कभी मत सोचिएगा ये जो 6 जिले मैंने आपको बताया ये मतलब कि जो सीमा को साझा करता है, ये 6 जिले मतलब मुंगेर के मतलब प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें कौन कौन आता है तो ये मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से 6 जिले मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इसे इरेज किया और यहाँ पर आप जानते हैं कि मुंगेर एक प्रमंडल है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल में कौन कौन से प्रमंडल है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो बनाया है चैनल पे, वो अपलोड है, उसको बहुत लोगों ने देखा तो आप भी उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुंगेर प्रमंडल जो है 9 प्रमंडल में से एक प्रमंडल है मुंगेर प्रमंडल, और मुंगेर एक जिला भी है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं उसे यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक तो हो गया हमारा मुंगेर, ठीक है, मुंगेर एक जिला हो गया। और इसके तहत और इस प्रमंडल में अगर हम बात करें तो 2 नंबर मान लीजिए खगड़िया है, और तीसरा में आ जाएगा हमारा बेगूसराय, चौथा में आ जाएगा हमारा लखीसराय, 5वां में हमारा आएगा जमुई। अब ये कभी मत बोलिएगा कि छठा में भागलपुर आएगा, क्योंकि छठा में हमारा आएगा शेखपुरा, ठीक है। ये 6 जिले जो हैं ये मुंगेर प्रमंडल के तहत आते हैं। जबकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि मुंगेर की सीमा के साथ जो बांका और भागलपुर की जो सीमा साझा होती है ये मुंगेर प्रमंडल के तहत नहीं आता, बल्कि ये भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार का एक और प्रमंडल है जिसका नाम है भागलपुर। तो भागलपुर प्रमंडल में जो आता है 2 जिला आता है, ये ध्यान रखिएगा। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, ये 2 जिला है भागलपुर और बांका। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है, एक भागलपुर और दूसरा बांका। अब जो यहाँ पर ये जो वीडियो के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, ये वीडियो में मैंने आपको ट्रिक से संबंधित चीज़ें बताया, यानी कि आप कैसे 38 जिलों का नाम याद रखेंगे, कैसे 9 प्रमंडल का नाम याद रखेंगे, वो सारे ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक याद रखना है, आपको सारा जिला का नाम याद हो जाएगा और सारा का सारा मतलब कह सकते हैं प्रमंडल का नाम आपको याद हो जाएगा। देखिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका ट्रिक बता ही देता हूँ कि इसका ट्रिक क्या है 9 प्रमंडल को याद रखने का। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर रहा हूँ, इसे लिख रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए और इसे समझिए। तो ये ट्रिक हमारा है पूसा को मुंभा दंपति, ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। तो यहां पर देखिए पू से हो जाएगा पूर्णिया, सा से होगा सारण, को से होगा कोसी, मू से हो जाएगा मुंगेर, भा से हो जाएगा भागलपुर, और 2 से होगा दरभंगा, मौ से मगध, पौ से पटना और 3 से तिरहुत। तो ये 9 प्रमंडल हैं जो कि बिहार में है, ठीक है, ये आपको ध्यान यहाँ से रखना है। ये इसका ट्रिक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप ये ट्रिक याद रखेंगे। आपको थोड़ा सा ये अटपटांग लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान ट्रिक है 9 प्रमंडल को याद रखने का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और रही बात जिलों वाले ट्रिक का, तो जिला वाला जो ट्रिक का वीडियो है वो मैंने आज से लगभग 3 से 4 साल पहले चैनल पे अपलोड किया था। आई थिंक 3 साल पहले वो वीडियो शायद मैंने अपलोड किया था, मुझे एक्चुअली में याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले जब ये चैनल बना था तो उसी वक्त मैंने अपलोड किया था। वहाँ पर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये ट्रिक को मैंने अच्छे से डिफाइन किया। और यहाँ जो जैसे मैं यहाँ पे आपको एक मतलब कि डेमो दे दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने बात किया पूर्णिया का, तो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते थे। तो यहाँ पर जो इसका ट्रिक है ये है अकीपुक। देखिए अकीपुक, ये बस आपको याद रखना है। तो देखिए अररिया, से अररिया, की से किशनगंज, पू से पूर्णिया और को से कटिहार। तो ये 4 जिले जो कि हैं पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और हमारा दूसरा में जो है सारण। तो सारण प्रमंडल का जो ट्रिक है ये है सासीगो, यानी कि सारण, सिवान, गोपालगंज, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं इस वीडियो को देख करके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इस चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर है जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर डेली आप कह सकते हैं 500 से 1000 SMS डेली आते हैं। एक मैं आपको अनुमानित आंकड़े बता रहा हूँ, ठीक है। तो 500 से 1000 मैसेज का रिप्लाई देना लगभग ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, एकदम से इम्पॉसिबल बात है कि सभी लोगों को रिप्लाई दिया जाना। तो इसके लिए मैंने एक मतलब कि एक बंदे को इसमें हायर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसका रिप्लाई करता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ वैसे ही कम मतलब कि मैसेज का रिप्लाई किया जाता है जो मतलब पेड ग्रुप का जो हमारा मतलब जो कोड है प्री-21, जो प्री-21 लिख के मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, सिर्फ उन्हीं लोगों का ही रिप्लाई दिया जाता है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बीपीएससी परीक्षा के बारे में कुछ चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो चीज़ें जानना चाहते हैं, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। तो वो लोग व्हाट्सएप पे अब मैसेज नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग इसके बारे में जानने के इच्छुक हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं सभी लोगों का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। हर शाम मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। जो लोग हमें मैसेज करेंगे आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और उसका रिप्लाई
मैं जरूर करूंगा। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, इस चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर सिर्फ वैसे ही मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा जिसका कोड PRE21 होगा, और इसके लिए जो मतलब लड़का जो काम कर रहा है वो सिर्फ आपको रिप्लाई करेगा। और यहाँ पर जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक होंगे, जिसका मतलब पेमेंट होगा, और जो पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों का यहाँ पे मतलब कि बातचीत होगा और रिप्लाई होगा। और एक जो मतलब कि BPSC परीक्षा संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप मुझसे खुद से ले सकते हैं। आप मुझे BPSC मेकर नाम से सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर मैं आपको अवेलेबल होऊंगा। आप वहाँ पर मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मुझे बताना आप लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग नाराज हो जाते थे और यहाँ पे सभी लोगों का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। अगला चौथा प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर हाल ही में किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसान सारथी नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी अपनी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त कराने के उद्देश्य से किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसका आपको उद्देश्य याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों को सही समय पर इस मतलब कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सही जानकारी उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। और यहाँ पर इसके बारे में आगे लिखा गया कि इसकी शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। और इसके माध्यम से किसान भाई वैज्ञानिकों से कृषि संबंधित मतलब जानकारी व्यक्तिगत रूप से भी ले सकते हैं। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई जिसका नाम है किसान सारथी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें याद रखना है। जो भी मतलब प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है, जो भी योजनाएं लॉन्च होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है वो आपको याद रखना है। जैसे कि इसका उद्देश्य यह है कि किसान भाइयों को, किसान साथियों को सही वक्त पर मतलब कृषि से जुड़े हुए मतलब कि जानकारी उपलब्ध कराना और साथ ही व्यक्तिगत जानकारी देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी 14वें वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाबर आजम। ये पाकिस्तान टीम के कैप्टन है बाबर आजम। ये भी हाल ही में 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में अपने वनडे कैरियर का 14वां शतक जड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है और इस प्रकार वे दुनिया के सबसे तेज 14 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है पाकिस्तान टीम के कैप्टन मतलब कि बाबर आजम। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि साथ ही बाबर आजम इंग्लैंड की धरती पर एक दिवसीय शतक बनाने वाले पाकिस्तान के दूसरे कप्तान बने हैं। इससे पहले केवल इमरान खान ने, जो कि भी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो केवल इमरान खान ने इंग्लैंड में शतक लगाया था और उन्होंने विश्व कप 1983 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 102 रन बनाए थे। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपसे मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी हॉट टॉपिक होता है, जो न्यूज में चल रहा होता है, तो वहाँ से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी संभावना बनती है। तो पाकिस्तान का ये ऐसा दूसरा कैप्टन है जो कि मतलब इंग्लैंड की धरती पे मतलब कि शतक जड़ा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे बात आई है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हें यहाँ पर सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है और पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक देश है जो कि ब्रिटिश शासन की फूट डालो और शासन करो की नीति के परिणाम स्वरूप ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। और पाकिस्तान की एक अलग देश के रूप में मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। यानी कि पाकिस्तान प्रांत की एक अलग देश के रूप में, यानी कि अलग प्रांत के रूप में जो मांग उठा था, ये लाहौर अधिवेशन जो कि 24 मार्च 1940 को उठा था, मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया जा रहा था ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जा रहा था। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के फलस्वरूप, भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया था और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली को माना जाता है। ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाएंगे भी आने वाले समय में। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। और पाकिस्तान के बारे में यहाँ पे और डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जो कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान है कि पाकिस्तान की है कराची, और पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय चिन्ह ये है चांद तारा, यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे।
और यहाँ पे आगे लिखा गया प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति है डॉक्टर आरिफ अलवी, पाकिस्तान में राज्यों की संख्या है 8, पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, और प्रथम प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के लियाकत अली खान, राष्ट्रीय वृक्ष है देवदार, राष्ट्रीय पुष्प है चमेली या फिर जैस्मिन, राष्ट्रीय पशु है मारखोर, राष्ट्रीय पक्षी है चकोर, राष्ट्रीय भाषा जो है ये है उर्दू और अंग्रेजी, और प्रमुख त्योहार जो है पाकिस्तान की है ईद। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप पाकिस्तान से संबंधित याद रखिए। और यहाँ पर बात आई थी क्रिकेट की, तो क्रिकेट के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है ये है आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म याद रखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। और इसका जो सिद्धांत है आईसीसी का, यह है अच्छाई के लिए क्रिकेट। और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, और यहीं पे इसका मुख्यालय भी है। और इसमें सदस्य देशों की अगर बात करें तो 104 सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और वर्तमान में सीईओ हैं जोफ एर्लाडिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और जोफ एर्लाडिस से पहले आईसीसी का जो सीईओ थे ये मनु सानी थे जो कि भारत के थे, और उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आईसीसी से संबंधित याद रखना है। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 750 लाइक का। अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिले, अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि अभी कल पेड ग्रुप में ये 28वां सेट भेजा गया। तो जो लोग पेड ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को खास करके 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा, बीपीएससी सीडीपीओ, इन दोनों एग्जाम की तैयारी को यहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें आप pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हुआ है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अभिनेत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, यानी कि ये अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार सुरेखा सीकरी का मुंबई में 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, और उन्होंने अपनी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। वे अभिनय के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षण लिया था, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो ये दिल्ली में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है सुरेखा सीकरी। वे 3 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई थी। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं वो कितनी बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई थी। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि 2018 में आई फिल्म बधाई के लिए सुरेखा सीकरी को नेशनल अवार्ड मिला था रिसेंटली में। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि प्रसिद्ध अभिनेता नसरुद्दीन शाह इनके जीजा हैं। आप यहाँ पर इस इमेज में नसरुद्दीन शाह को देख के पहचान रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको याद रखना है। सुरेखा सीकरी को 3 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव आदित्य सिंधिया ने कितने नए हवाई मार्गों की शुरुआत की है? तो देखिए कुल 8 नए हवाई मार्गों की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव आदित्य सिंधिया ने 8 नए हवाई मार्गों की शुरुआत की है, और इसके तहत मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात तक हवाई संपर्क को मजबूत किया जाएगा। यानी कि इन 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक के हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में ज्योतिराव आदित्य सिंधिया के द्वारा 8 नए हवाई मार्गों की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर अगले ये 3 पॉइंट में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को ऐड किया गया जो कि हवाई सेवा से संबंधित है। यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो एक एक करके हम सारे को देखते हैं। तो पहला पॉइंट में लिखा गया कि विश्व में प्रथम हवाई डाक सेवा का शुभारंभ 1911 में हुआ था, और भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 को हुआ था, और भारत में एयर इंडिया की स्थापना जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 1953 को हुआ था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला और 8वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए गूगल के साथ साझेदारी किया है? तो ये साझेदारी अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया गूगल के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने यात्रियों को अपने स्मार्टफोन पर वास्तविक समय पर बस के आगमन और प्रस्थान के समय यात्रा के दौरान मार्ग को ट्रैक करने में सक्षम बनाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी किया है। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये समझौता किया गया है, साझेदारी किया गया है गूगल के साथ में। अब यहाँ पे आगे लिखा गया गूगल मैप्स के जरिए उपयोगकर्ताओं को यह भी पता चल जाएगा कि उनकी यात्रा में कितना समय लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है?
तो अभी हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में 15 जुलाई 2021 को विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई है। अब यहाँ पर स्किल इंडिया मिशन के बारे में जानेंगे। स्किल इंडिया मिशन अर्थात कौशल भारत योजना की जो शुरुआत हुई थी, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 जुलाई 2015 को अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि इसके तहत 2022 तक भारत के लगभग 40 करोड़ लोगों को अलग अलग कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, जिससे कि उन्हें रोजगार की प्राप्ति हो सके। देखिए यहाँ पर जो इसका लक्ष्य है, स्किल इंडिया मिशन के तहत 2022 तक 40 करोड़ लोगों को मतलब कि प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराना इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो कि मुझे दूर दूर तक, ये मेरा पर्सनल राय है, मुझे दूर दूर तक कहीं भी मतलब ये नजर नहीं आ रहा है कि 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देकर 1 करोड़ लोगों को भी रोजगार दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पर रिसेंटली इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया है। इस ई बुक की विशेषता यह है कि इसमें विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। ये आपके विभिन्न परतों की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, तो आप इसे परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको समझ आएगा कि प्रीवियस वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल सर्विस कंपनी जस्ट डायल को किसने खरीद लिया है? जस्ट डायल में किसने अपना अधिग्रहण किया है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिलायंस रिटेल इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल ने डिजिटल सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी जस्ट डायल को खरीद लिया है। यहाँ पे आगे लिखा गया कि रिलायंस रिटेल ने यह डील 3,497 करोड़ रुपये में की है, जिसमें रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में खरीदी है, मतलब कि कितना मतलब हिस्सेदारी खरीदा, ये 40.95% हिस्सेदारी खरीदा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जस्ट डायल के बारे में लिखा गया कि जस्ट डायल एक इन्फॉर्मेशन सर्च एंड लिस्टिंग कंपनी है। इसकी शुरुआत 1996 में फोन बेस्ड सर्विस के रूप में हुई थी, जो कि अभी मतलब कह सकते हैं एक बड़ी कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई है। और अभी हाल ही में मुकेश अंबानी के द्वारा मतलब 3497 करोड़ रुपये में 40.95 यानी कह सकते हैं लगभग 41% हिस्सेदारी खरीदा गया है इस कंपनी में। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण कर लिया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गौतम अडानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर इस डी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने जीवीके समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि इसके तहत अडानी समूह भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मामले में अग्रणी कंपनी बन गया है। मतलब ये जो मतलब खरीद हुआ है, ये जो अधिग्रहण किया है, इसके साथ ही ये मतलब कह सकते हैं विमानन कंपनियों में ये सबसे अग्रणी कंपनी उभर कर सामने आई है। और यहाँ पे आगे लिखा गया अडानी समूह ने कुल 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, यानी कि मुंबई एयरपोर्ट पर अडानी कंपनी के द्वारा जो मतलब यह है, इसमें मतलब कि कह सकते हैं 74% का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें कि 50.5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण जेवीके समूह से और 23.5% हिस्सेदारी का अधिग्रहण जो है अल्पांश भागीदारों एयरपोर्ट्स कंपनी जो कि साउथ अफ्रीका और विड वेस्ट ग्रुप से किया गया, यानी कि कुल मिलाकर 74%। आपको यह ध्यान रखना है, 74% का अधिग्रहण अभी हाल ही में गौतम अडानी की कंपनी के द्वारा इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने फ्लिट्स फीचर को बंद करने का घोषणा किया है? तो फ्लिट्स फीचर जो था ये ट्विटर पे था, जिसे अभी हाल ही में ट्विटर ने बंद करने का घोषणा किया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में ट्विटर ने आधिकारिक रूप से अपने फ्लिट्स फीचर को बंद करने का निर्णय लिया है, और इस घोषणा के अनुसार 3 अगस्त 2021 के बाद यह फीचर ट्विटर पर उपलब्ध नहीं होगा। अब यहाँ पे आगे लिखा गया यह फीचर इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्टोरी जैसा ही है, जिसे कि नवंबर 2020 में ट्विटर ने शुरू किया था। और नेक्स्ट में लिखा गया यह फ्लिट्स फीचर भी स्टोरी की तरह 24 घंटे के बाद गायब हो जाते हैं। तो इसे अभी हाल ही में 3 अगस्त 2021 के बाद ये मतलब कि समाप्त हो जाएगा, ये मतलब उपलब्ध नहीं होगा ट्विटर पे। ये भी हाल ही में ट्विटर ने आधिकारिक तौर पर यह फैसला किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न को। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेल के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर क्या होगा? कल वाले वीडियो में मैंने डिटेल में इस प्रश्न को बताया। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या, आप इसे कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखिए। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डेमो पीडीएफ के तौर पर कुछ पीडीएफ मिलेंगे, जिसे आप देखेंगे। उसके बाद आप निर्धारित करेंगे आपको ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर नहीं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।